और जो है उसके बाद है येट बाय आवर सबलाइम मूड, हमारा जो मूड जो है वो सबलाइम होता है। ये स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं? जी जी हो रही है। अच्छा चले। तो वो जो है इसमें वो जो मूड है पोएट का बहुत सबलाइम है, सबलाइम होता है आला दर्जे का, यानी ऊंचे ऊंचे मर्तबे पर, ठीक है। येट बाय आवर सबलाइम मूड्स, हमारे जो हैं यानी इंतहाई खुशी बख्शने वाले या पुरसकून मूड्स में, वो स्टिल कैन एक्सपेक्टाइट, पता नहीं क्या लिखा भाई, डी है या क्या है ये, ई एक्स पी ए, एक्सपेटिएट है। TIAT। हाँ टी आई है टी। जी। इन द ईयर्स टू कम ही एक्सपेक्टेड क्या भाई। हम्म, तो एक्सपेक्टेड जो हैं इसके टी आई ए टी ई, अच्छा जी, बेरोक, एक्सपेक्टेड का मतलब है, एक्सपेक्टेड मैंने गिनू तो बेरोक टोकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें बेरोक टोकते हैं इन द ईयर्स टू कम, वी स्टिल कैन एक्सपेक्टेड इन द ईयर्स टू कम, यानी अभी तक जो है येट बाय आवर सप्लाई मूड्स, अपने जो हैं संजीदा मूड्स में वी कैन, हम जो है बेरोक टोक जो हैं एंजॉय कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अपने ख्यालों में। इट इज़ लाइक कंपेंसेशन, ये एक तरह से ही है पूरा तलाफी है 10 सेकंड नुकसान की, करो। ये नुकसान की तलाफी है। कॉम्पेंसेशन होता है नुकसान हो जाना, नुकसान के बदले में जो चीज़ हम जो थोड़ी सी रकम मिलती है उसको कॉम्पेंसेशन कहते हैं। बीच वी मैनिफेस्टेशन का गेट क्या फॉर मतलब है? समथिंग लॉस्ट इन दी फॉर्म ऑफ प्लेजर, हमारी बचपन की खुशियाँ खो जाती हैं, तो हमें जो है जब हम ज़रा बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त हमें जो है इसकी तलाफी इस तरह से होती है कि हम वो जो बचपन की जो खुशियों की जो यादें हैं वो हमारे जहनों में ताज़ा होती हैं, वो आ जाती हैं, तो फिर हम अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएट डिस्क्राइब्स सम हैप्पी मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड, बच्चे के जो हैप्पी मोमेंट्स को बयान कर रहा। द पोएट बिगिंस टू फील द फ्रेश मॉर्निंग ब्रीज ब्लोइंग ओवर द फील्ड्स, शायर जो है महसूस करता है जैसे खेतों में ताज़ी हवा चल रही हो, ताज़ी हवा चल रही हो सुबह के वक्त की। स्टिल रिपोजिंग इन स्ट्रीट स्लम्बर, अभी तक जो है जैसे बचपन में वो गलियों में बच्चे जो खेल रहे होते हैं, वो ऐसा कि ये स्ट्रीट्स हमारी जैसी क्राउडेड स्ट्रीट नहीं होंगी, ये वो खुले इलाके में जो गांव वगैरह होते हैं उनकी जो है जो पहाड़ी इलाके में कुछ जो डिवेलिंग्स हैं उनमें, तो वो जो है फ्रेशनेस ऑफ दी मॉर्निंग एयर वो फील कर रहा है। द होल अर्थ लैंड एंड सी सीम टू बी pervaded with feelings of joy एंड एवरी, अच्छा ये सारा जो मंजर है लैंड सी और पहाड़ियाँ वगैरह सब तरफ जो है खुशियाँ ही हैं, फ्रेशनेस है, ताजगी है, यानी खुशियाँ हैं। एंड एवरी एनिमल फील्ड विद, ये कि भाई जॉयस फीलिंग, और हर जानवर जो है खुशी से भरपूर। सीम्स टू हैव गिवन इटसेल्फ अप टू गेटी, लगता है उसने अपने आप को खुशियों के हवाले कर दिया है, यानी हैप्पी मूड के हवाले कर दिया है। हैप्पीनेस एंड गेटी, हैप्पीनेस एंड फन, इनका तो मतलब सबका ही है, यानी खेल तमाशों में खुशियों में मसरूफ कर लिया है। The poet asks the happy shepherd boy, poet जो है shepherd boy से कहता है to come and shout around him। सो अच्छा ये वो वाला बच्चा नहीं है, ये कोई और बच्चा है। ये 6 साल वाला बच्चा नहीं है, ये पोएट जो है वो जो है उसको याद पड़ता है क्योंकि शेफर्ड बॉय जो है वो पहाड़ियों पे चल फिर रहा है और वो अपनी भेड़ बकरियों के को उनको मैनेज कर रहा है, देख रहा है, वॉच कर रहा है, और साथ साथ जो है वो कुछ आवाज यानी नेचर के एनवायरनमेंट में वो खुशी के मूड में है, तो ऐसे लगता है जैसे हर चीज़ जो है वो खुश खुश है। तो द पोएट उसको कहता है कि उसकी बच्चे की आवाज़ में खुशी है, तो वो शायर शायर जो है वो कहता है बच्चे से कि वो जो है उसके करीब आके, यानी एक विश करता है, शायर जो है अपने दिल में ये ख्वाहिश करता है
कि बच्चे के करीब हो के वो सुने और उसकी जो बातें हैं उससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो। बच्चा जो है वो क्या कह रहा है। हो सकता है अपने वो कोई अच्छे से अंदाज़ में वो अपनी भेड़-बकरियों को आवाज़ें दे रहा हो, खुद से कोई बात कर रहा हो या किसी जो है यानी वो शाउट कर रहा है अपनी भेड़-बकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए या शायद खतरे से बचाने के लिए। तो इस तरह का उसका जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड पोएट विशेस दैट द बॉय शुड कम क्लोज टू हिम and let him have the pleasure of his singing or shouting or whatever it is. ठीक है? आगे जो हैं इसकी कुछ लाइनें जो हैं वो रह गई हैं। शेयर हिज डिलाइट, और हाँ वो पोइट कहता है उसके करीब आए और जो खुशी जो उस बच्चे को हासिल हो रही है वो पोइट के साथ शेयर करे, यानी पोइट को भी उस खुशी से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दे। हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, उसकी बचपन की यादें अनडाउटली गिव हिम अनमैच्ड प्लेजर, शायर की जो बचपन की यादें हैं उन्होंने शायर को बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो फराहम की है। आगे है इसका सेकंड स्टेज जो है लाइन जो है पार्ट है उसमें जो है वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व द वेज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वार, ये शैतान के अल्फाज हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं वी में हम कामयाब हो सकते हैं होप और पक्के इरादे के साथ, उम्मीद के साथ। शायद ये कहता है सॉरी शैतान ये कहता है कि अगर वो जो हैं अगर वो शिकस्त को तस्लीम ना करें, अगर वो जो हैं यानी अल्लाह के ख़िलाफ़ चलने में अपना उनका जो इरादा है, जो उनका जो प्लान है उसमें वो पक्के रहें, तो फिर वो और कामयाबी की उम्मीद रखें, तो फिर जो है वो कामयाब हो सकते हैं। तो और उसके टू वेज बाय फोर्स और गायल इटर्नल वार, यानी इटर्नल वार ना खत्म होने वाली जंग जो है उसका आगाज़ करें, उसमें चाहे वो आप फोर्स इस्तेमाल करें या किसी को धोखा दें, ठीक है। तो जिस तरह से मर्जी वो जो है वो जंग जारी रखें, और जो है यानी जंग उनकी यही है कि इंसानों को जो है वो मिसलीड करना है ताकि अल्लाह की नाफरमानी की सर तरफ वेज का लेके क्या जाए। मतलब है? वेज शुरू करना, वेज से वैसे मजदूरी होता है, यहाँ पे ये वर्ब है। टू वेज का मतलब है आगाज करना। तो दीज सर ये लाइंस फोर्स और के बाद क्या लिखा है? GUILE। गायल, गायल, ठीक है। गाइल। गायल होता है जी यानी इसका क्या मतलब? धोखा, फ्रॉड, इस तरह की जो बात है, ठीक है, यानी बेअसूली बात जो है। जो कवानीन से, असूलों से हट के जो बात होती है उसको गालियाँ, फ्रॉड, धोखा, इस तरह की जी बात है। तो चाहे उसमें फोर्स इस्तेमाल करें, चाहे किसी को डिसीव करें, ठीक है, काहे जैसे जी मर्जी वो जो है यानी अपनी जो कोशिशें हैं इंसानों को गुमराह करने की उनको जारी रखने का आज़म रखें, तो फिर जो है वो जो उनको नुकसान पहुंचा है, जो जन्नत से निकाला गया है, उसकी किसी हद सर तक तलाफी हो मैनिफेस्टेशन जाएगी। का क्या मतलब है? किसका बेटा? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन होता है यानी इजहार, जाहिर, सामने कोई चीज़ पड़ी होती है तो वो मैनिफेस्टेशन होती है उसकी, ठीक है। जी ज़ाहरी हालत जो है वो मैनिफेस्टेशन होती है। जी So these lines have been taken from the famous epic, बड़ी मशहूर जो है वो लंबी पोएम जो है उसमें से ली गई है, जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है, जॉन मिल्टन ने लिखी है। इन दिस लाइन दी लाइन्स आकर इन बुक वन, बुक वन में से ये किताब में ये लाइनें ली गई हैं, एंड आर पार्ट ऑफ लाइन्स 105 to 125। तो शुरू सर की इसकी जो, जरूरत नहीं है ना पार्ट ऑफ लाइन लिखने की? जी बेटे, शुरू में पहले जो है उसने पार्ट जो, ऑफ लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और नहीं ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है, कोई नहीं, बस ये से ज़्यादा लाइन नंबर इम्पोर्टेंट पे। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट में ये लिखने वाली बात आगे आती है कि ये कौन किससे क्या बात कर रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ एक फैशन चल निकला है, कॉन्टेक्स्ट इतना जी ज़्यादा सर ये लेंथ। लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना? हाँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद हो जाए, अगर वैसे उसने जो है आपको वैसे उसने जी जो मेंशन किया है कि जो डेविल की जो स्पीच जो सिलेक्टेड है वो लाइन 105 से लेकर 125 के दरमियान दरमियान जो लाइनें हैं उन्हीं में से कहीं से ये लाइनें जो हैं ये 2 लाइनें सिलेक्ट की हैं, क्योंकि ये तो जी ऑलमोस्ट सर ये 20। कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये पीछे भी हमने पढ़ा था तो ये रहने दें। हाँ, रहने दें। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं मुझे आता है। अच्छा, ठीक है। तो इन द गिवन लाइन्स सैटर्न इज अड्रेसिंग हिज चीफ, ये एक्चुअली ये जो है ना ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है।
ये हम हमारे यहाँ अजीब सा ये एक फैशन चल निकला जी, है, अब बहुत से सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में ये है कि बात जो है वो कहाँ क्या बात हो रही है, और आगे फर्दर जो है वो बात जो है, ये जो लाइनें इनके ट्रांसलेशन करके इसको फर्दर जो है एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे जो है ये बताना होता है कि ये लाइनें जो हैं, इन लाइन में कौन किससे क्या बात कर रहा है, ठीक है? तो इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि यानी किस सिचुएशन में ये बात हो रही जी। है। तो इन द गिवन लाइन तो सैटर्न इज एड्रेसिंग हिज असिस्टेंट बिल्जबब से वो बात कर रहा है। ही सेज दैट इफ ही बोws डाउन हम्बली बिफोर गॉड, अगर अल्लाह के सामने वो झुक जाए तो दिस एक्शन वुड बी अ डिसग्रेस, तो ये तो उसकी शैतान की बेइज्जती है एंड शेम और शर्म वाली बात है। तो दैट इज वर्स देन अ रिसेंट डिफीट, वर्स देन अ रिसेंट डिफीट, और ये जो है ये ज़्यादा ख़राब बात है। वो शिकस्त जो उनको रिसेंटली हुई है, उससे भी बढ़कर ज़िल्लत इस बात में है कि वो शिकस्त तस्लीम कर लें एंड डाउनफॉल। अभी जो डिफीट और डाउनफॉल जो उनको हुआ है रिसेंटली, उसमें उनको उनको जो है हुँ, बहुत बुरी शिकस्त हुई है। लेकिन अगर वो जो हार मान जाएँ, तो फिर ये वो कहता है कि उनके लिए और भी शर्म वाली बात है। यानी ये मुकम्मल तौर पे सरकशी है, और यानी अल्लाह से जो है दूर होने वाली ये बात है। तो ये जो है ज़्यादा जो है बड़ी सज़ा जो है अपने ऊपर जो है वो रिकॉल कर रहा है। तो अब ये जो है इंसान को ऐसा रवैया सरकशी वाला नहीं अपनाना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा सरकशी वाला रवैया अपनाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ही इज़ पोजेस्ड बाय डेविल्स। डेविल जो हैं वो जो है उन्होंने उसकी सोच को पकड़ रखा है, उसको न जाने कौन से प्रोमिसेस उसके कर रखे हैं कि बाज़ ये होता है इंसान जो है खुदा से दूर होता चला जाता है। तो इसमें शैतान जो है वो ये इरादा ज़ाहिर करता है कि उसने हर उल्टा काम करना है, उसने कोई सीधा काम नहीं करना और खुदा से माफ़ी बिल्कुल नहीं माँगनी। ये बात जो है यानी कभी पछताना नहीं है, कभी अफ़सोस नहीं करना, कभी सॉरी नहीं कहना। हालाँकि सॉरी कहने से बहुत से मामला जो हैं वो हल हो जाते हैं। लेकिन ये शैतान की जो स्टबर्ननेस है, एक बात ये भी है, अगर शैतान जो है उसी वक़्त सॉरी कर लेता है, तो फिर इंसानों को जो है शायद इनका इम्तिहान किस तरह से होता है, इनको गुमराह करने वाला शायद दुनिया में फिर कोई ना होता। सारी जो है नमाज़ें पढ़ रहे होते, रोज़े रख रहे होते, अल्लाह की हम्द सना कर रहे होते। तो द स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स, शैतान और उसके जो साथी दोस्त हैं, कैन नॉट पेरिश अकॉर्डिंग टू फेट। उनकी किस्मत ये है कि वो मर नहीं सकते हैं, पेरिश नहीं हो सकते हैं, फना नहीं हो सकते हैं। देयरफॉर दे मस्ट नॉट सरेंडर, तो लिहाजा अब उनको एक एडवांटेज है कि उनको कभी भी किसी भी सूरत में अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करना चाहिए, सॉरी नहीं करना चाहिए। ये जो शैतानों का जो असूल है। इंटरनेट चला गया था। हेलो? सर जारी इंटरनेट चला गया था, अब आया। अच्छा चलिए कोई नहीं, मैंने जो कहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में जो है वो पता चल जाएगा आपको। अच्छा, देयर रिसेंट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट वार, उनका जो हाल ही का जो तजर्बा हुआ है, बड़ी जंग जो उन्होंने की थी, खुदा के खिलाफ खुदा की नाफरमानी की थी, और उसके बदले में फिर उनको एक सर पेरिश का शिकस्त। मतलब बता दो। पेरिश होता है तबाह हो जाना, ठीक है, ख़त्म हो जाना। मतलब इनको जो है ये डेविल्स जो हैं इनको डेथ नहीं आनी, ठीक है। ये जो एंजल्स हैं, जो इस जी, तरह की जो स्पिरिट्स हैं, उनको डेथ नहीं आती है। तो ये जो शैतान है और इसके जो साथी हैं, इनको डेथ नहीं आनी है। इनके लिए परमानेंट टॉर्चर ऑफ हेल है, यानी मुसलसल ये दोज़ख में जलेंगे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो लिहाजा जो है, अब एक ये कहते हैं हमने ख़त्म तो होना नहीं है, तो लिहाजा फिर आगे झुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो झुकने की क्या ज़रूरत है? यानी अल्लाह से माफ़ी माँगने की क्या ज़रूरत है? सर देयरफॉर सरेंडर का क्या मतलब है? सरेंडर होता है शिकस्त तस्लीम कर लेना, हथियार डाल देना, हार जाना, ठीक है कि नहीं? So therefore they must not surrender. Their recent experience of great war has told them that they can fight with God as he does not consider himself inferior to God. अब शैतान जो है वो अपने आप को गॉड से इन्फीरियर नहीं समझता है। असल में ये बात नहीं है कि वो शैतान जो है गॉड से इन्फीरियर ही है। वो उसको ये इस बात का दुःख है कि उसको दोज़ख से क्यों निकाला गया और उसको इंसान को उस पर तरजीह क्यों दी गई। ये बातें जो हैं ये उसको तकलीफ़ दे रही हैं, और ये बात हैं, ये जो अल्लाह ने जो फ़ैसला किया है उसने इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं किया है, और इसी के बदले में उसको दोज़ख से निकाला गया है। तो शैतान जो है कब वो कभी भी वो कि यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि शैतान ने सारी पोएम पढ़ी थी।
तो किसी भी जगह पे शैतान ने ये कहा हो कि वो खुदा के बराबर है या खुदा से बेहतर है, तो वो तस्लीम में वो तस्लीम करता है कि वो खुदा को शिकस्त नहीं दे सकता, यानी वो खुदा से इंफीरियर है, उसके इक्वल बिल्कुल नहीं है। तो ये बात जो है आपने इक्वल वाली नहीं लिखनी, ये बिल्कुल जो है आप इसको चेंज कर दीजिएगा। तो वो जो है उसको जो दुःख किस बात का था कि एडम को उस पर तरजीह दे दी गई थी, उसको ज़्यादा बड़ा रुतबा दिया गया था, और ये कि और उसकी सरकशी जो उसने की थी, जो वो अल्लाह के फैसले से इख्तिलाफ़ किया था, तो फिर गॉड ने उसको दोज़ख जन्नत से निकाल के दोज़ख में फेंक दिया था। तो ये उसके साथ कुछ साथी भी थे जो उसके हामी थे, उनको भी सबको जन्नत से निकाल दिया, दोज़ख में फेंक दिया। अब वहाँ से जो है ये खड़े होकर और ये दोबारा से प्लान कर रहे हैं, अच्छा इसका बदला कैसे लेना है, तो वो इंसानों से लेंगे। The lines are in fact a forceful expression of his ideas। ये लाइनें जो हैं शैतान सर के यहाँ से जो नहीं पढ़ना, सर ऊपर से पढ़ना है। सो बाय द फोर्स ऑफ देयर आर्म्स। कहाँ से, यहाँ से। सो बाय द जी फोर्स यहाँ ऑफ से देयर पढ़ना। आर्म्स, आर्म्स जो हैं उनके जो हैं वेपन्स हैं, तो उनके जो वेपन्स हैं जी उनकी मदद के साथ, एंड बाय देयर कनिंगनेस, और उनके अपनी चालाकियों के साथ, यानी क्लेवर स्कीम्स के साथ, दे कैन वेज एन एवरलास्टिंग वॉर अगेंस्ट गॉड। अब चूंकि उन्होंने मरना तो होता नहीं डेविल्स ने, तो वो जो है मुसलसल ना ख़त्म होने वाली जंग जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। अगेंस्ट गॉड का मतलब है इंसानों को तकलीफ़ दे के तो अल्लाह को जो है उसकी जो मखलूक है, जो उसने मेहरबानियाँ उन पे की हैं, तो ज़ाहिर है अगर वो जो हैं जैसे कि एडम और ईव ने या डिसोबे किया, तो अल्लाह को जो है नाराज़ किया, तो वो उनका अब ये मकसद ज़िंदगी का ये है कि इंसानों को जो है वो उनको वर्गलाएँ, उनको इस तरफ लेके आएँ कि वो अल्लाह की नाफ़रमानी करें, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी ना करें और अल्लाह से दूर हो जाएँ। यानी शैतान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को अपने साथ मिलाना चाहता है, और आखिर में उसने कह देना है मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, द जी सर, लायंस ये जो ऊपर है वो लाइन आप वहां से भी समझा दे। दिस एक्शन वुड बी disgrace and shame worse than their recent defeat and downfall। कहाँ से बेटा ये स्टार्ट हो रही है? ये वाला देयर रिसेंट सर कि एक्सपीरियंस, गॉड के आगे गॉड, हाँ दिस सेक्शन, दिस ही सेज action would दैट, be ही a हाँ, disgrace। अब वो ये कह शैतान ये कह रहा है कि ही सेज दैट इफ ही बोस डाउन हम्बली बिफोर गॉड, यानी अगर अल्लाह के सामने वो झुक जाए, शिकस्त मान ले, तस्लीम कर ले, गलती तस्लीम कर ले, माफ़ी मांग ले, ठीक है, तो दिस सेक्शन वुड बी, यानी जी अगर ऐसा करता है, अगर वो अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो फिर ये कहता है कि ये तो उसके लिए उससे भी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, उससे भी बड़ी जो है ज़िल्लत वाली बात है। यानी इतनी ज़िल्लत उनको शिकस्त खा के नहीं हुई, दोज़ख में वो गिर गए, उनको तम जन्नत से निकाल दिया गया, ये भी ज़िल्लत वाली बात है। लेकिन अगर वो अल्लाह के सामने वो हार जाएँ, जी शिकस्त मान लें, तो फिर ये उससे भी बड़ी ज़िल्लत वाली बात होगी। तो वो ये कहना चाह रहा है, मतलब ये है कि कभी भी वो ये ऐसा अपना जंग का इरादा, यानी खुदा के खिलाफ चलने का जो उनकी जो प्लान कर रखा है, वो कभी भी उससे बाज नहीं आएँगे। ठीक है? जी तो जी सर। the lions are in fact a forceful expression of his ideas। शैतान के जो अपने ख्यालात हैं उनका भरपूर इज़हार करता है। He tells about his future plans, अपने आइंदा प्लान्स के बारे में बताता है। of waging a continuous war, यानी मुसलसल जंग जो है वो शुरू करने का इरादा ज़ाहिर करता है with God by the means of arms and cunning, यानी जो आर्म्स उनके जो वेपन है, वेपन यहाँ पे इनके कोई भी नहीं है, ठीक है। उसमें वेपन्स का जो ज़िक्र किया गया है, वैसे जैसे हमारे जब वेपन की बात करते हैं, आर्म्स की बात आती है, तो हम फ़ौरन जो है मिसाइल और इस तरह की बातें हमारे ज़हन में आ जाती हैं, या गन्स आ जाती हैं, या टैंक, जहाज़ वगैरह आते हैं। तो इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके वेपन्स बस यही हैं, उनकी जो क्लेवर स्कीम्स हैं वो हैं, और जो कुछ भी फ़ोर्सेस उनके पास हैं, जो कुछ भी एनर्जी उनके पास है, वही उनके डेविल्स के वेपन हैं। एंड डिसेप्शन, और वो जो है अपनी चालाकियों से, अपनी धोखाधड़ी से वो क्या करेंगे, खुदा के खिलाफ जंग करेंगे, और ये सारी जो है उनके आर्म्स, यानी उनकी फोर्स, उनकी चालाकियाँ, उनकी धोखा देने की जो आदत है, ये कहाँ इस्तेमाल होगी? ये अल्लाह की जो मखलूक है, जो फेवरेट मखलूक है, जिसको तरजीह दी गई थी, ज़्यादा अच्छा मुकाम दिया गया, उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, जो कि अल्लाह की बड़ी फेवरेट है, यानी ह्यूमन बीइंग्स के खिलाफ जो है इस्तेमाल होगी, और उनको कोशिश की जाएगी कि उनको अपने जैसा किया जाए, और उनको जो है क्या नाम है अपने साथ दोज़ख में ही ले जाया जाए, जन्नत से दूर किया जाए, खुदा से दूर किया जाए।
अब जो है इसमें एक और जो है नेक्स्ट है हमारे पास, टर्न द की deftly in the oiled wards and seal the hushed casket of my soul. तो ये जो है आई थिंक जॉन जॉन कीट्स ने ये टू द स्लीप यानी स्लीप से एड्रेस करते हुए ये कहता है कि आप चाबी घुमाओ डेफिनेटली डेफ्टली इन द ऑयल वार्ड्स यानी अलमारियों में एंड सील द हस्ड कास्केट ऑफ माय सोल। ये वो कहते हैं उस अपनी जो रूह है उसको वो एक संदूकचे की तरह कहता है जिसको ताला लगा हुआ है और उसके अंदर जो है ड्रीम्स हैं, उसके जो ख्यालात हैं, फ्रीडम है, आज़ादी है या सुकून है। तो वो नींद को कहता है कि तुम जो है मेरी जो सोल है, सोल का जो संदूकचा है उसको चाबी घुमा के तुम खोल दो ताकि फिर जो है वो एक नई दुनिया में चला जाए जहाँ पे उसको सुकून मिले। So these lines have been taken from Sonnet to Sleep, written by John सर Keats. डिफ्टली का क्या मतलब है? किसका? डिफ्टली। डेफ्टली अभी देख लेते हैं। डेफ्टली। डेफ्टली बड़ी तदबीर के साथ, ठीक है। तो ये जो है वो उसको कहता है कि आप जो हैं क्या क्या है इसको बड़ी तदबीर के साथ यानी अपने बैल में जैसे जो भी नींद का जो भी मैकेनिज्म है उसको जी। इस्तेमाल करते हुए वो जो है उसकी रूह के संदूकचे को खोल दे। यानी मतलब इसका ये है कि शायर कहते हैं उसको एक नई दुनिया की सैर कराए, एक नई दुनिया में उसको ले जाए। अब इन दिस सोनेट इस सोनेट में द पोएट प्रेजेस स्लीप नींद की तारीफ करता है एंड रिक्वेस्ट इट टू कम टू हिज आईज, उसे कहता है कि उसकी आंखों पे छा जाए एंड मेक हिम अस्लीप सून, और ताकि वो जल्दी सो जाए, ठीक है, सुला दे उसको। ही आल्सो रिक्वेस्ट स्लीप टू लेट हिम स्लीप पीसफुली एंड क्वाइटली, वो चाहता है कि नींद जो है उसको अपनी आगोश में ले ले ताकि वो आराम से, सुकून से, खामोशी से सो जाए and save him from any disturbance at night whatsoever in the form of dreams etc. तो नींद में चूँकि इंसान को जो ख्वाब आते हैं तो वो जो हैं वो भी डिस्टर्ब करते हैं, यानी किसी किस्म की उसको डिस्टर्बेंस ना हो, और वो नींद से कहता है यानी उसको जो है मुकम्मल तौर पे आराम, सुकून और पीसफुल जो है उसको, यानी उसको पीस, सुकून, आराम और खामोशी ये जो है ये वाली कैफियत उसकी कर दे ताकि वो सारे डिस्टर्बेंसेस जो हैं दुनिया की वो भूल जाए। और मेरा ये ख्याल है नींद जो है उसको अपने सहर में, अपने जादू में वो जो है कर ले, क्या कहते हैं, जादू के असरात जो हैं उस पर डाले, और ताकि शायर जो हैं वो जो डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ़ हैं, ट्रबल्स ऑफ लाइफ़ हैं, उससे सेफ हो जाएँ। तो एक्सप्लेनेशन में जी हैं, द पोएट इज़ टायर्ड ऑफ केयर्स ऑफ लाइफ़, दुनिया की परेशानियों से तंग आ गया है एंड वांट्स टू एस्केप टू देम, और वो उनसे बच निकलने की वो ख़्वाहिश करता है। ही प्रेज़ स्लीप एंड टू कम, वो नींद से कहता है कि वो आए टू रेस्क्यू, उसकी मदद के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट हिम टू अ रियम, और एक ऐसी यानी जहान में उसको ले जाएँ। रियम होता है अल्लाह का जहान, ये एक ख्याली दुनिया जो है, वेयर देयर इज़ नो एंग्ज़ायटी, जहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, टू परटर्ब हिज़ पीस ऑफ माइंड, उसके ज़हनी सुकून को जो है डिस्टर्ब करे। परटर्ब का मतलब डिस्टर्ब्ड है। तो जी। कोई भी किसी किस्म की परेशानी जो है उसके ज़हन को, उसके आराम सुकून को डिस्टर्ब ना करे। नींद में जब इंसान होता है तो वो बड़ी पुरसुकून हालत में होता है। तो वो ही विशेस दैट स्लीप शुड कम एंड ओवरटेक, जी हैं, उसकी सारी जो परेशानी है उनको ख़त्म कर दे। स्लीप इज़ हार्बिंगर ऑफ जॉय। स्लीप जो है यह हार्बिंगर होता है, पैगाम पहुँचाने वाला। तो खुशी का पैगाम लाने वाला डाकिया है नींद जो है। नींद दरअसल जो है खुशी का पैगाम देने वाला वाली कोई चीज़ है फॉर द पोएट, पोएट के लिए। एंड दैट इज़ वाई, और यही वजह है, ही वांट्स हर टू टच हिम टू स्लीप, वो यही वजह है कि वो ख्वाहिश करता है कि नींद उसको छुए और वो सो जाए।
so that this magic touch sets him free from all cares, ताकि शायद जो है वो दुनिया की हर किस्म की परेशानियों से आज़ाद हो जाए। ठीक है, इस जादुई टच के साथ, यानी ये जो छू लेने वाली, अब उसके पास जो है वो छड़ी है नींद की जो है, वो उसके साथ उसको छुए या अपनी उंगलियों के साथ उसकी आंखें बंद कर दे और वो जो है परेशानियों से आज़ाद हो जाए। केयर्स का मतलब यहाँ पे परेशानियां हैं। इन द गिवन लाइन्स ये जो लाइनें दी गई असल में ये दो स्टैंडों में मैंने ये देख रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन में दो स्टैंडे बना रहे हैं, ये दो स्टैंडे नहीं हैं, पता नहीं कहीं से शायद कॉपी कर लेते हैं ये। तो आपने एक ही स्टैंडा लिखना है, दो स्टैंडे नहीं लिखने हैं। तो इन द गिवन लाइन्स द पोएट आस्क्स स्लीम टू अनलॉक ऑनटू हिम अ डोर, शायद कहता है कि नींद से कहता है कि उसके लिए एक दरवाज़ा खोलें, that gives him an isolated world of peace, जिसकी वजह से वो तन्हाई की दुनिया में चला जाए जिसमें सुकून है, काम है, एंड क्वाइट और खामोशी है, where there is no worldly care, जहाँ पे दुनिया की कोई परेशानियाँ नहीं हैं, to ravage the bliss of life, दुनिया की जो परेशानी जो है, क्या नाम है, खुशी जो है उसको खराब करने के लिए। He wishes sleep to come to him, सर वो रविश चाहता का क्या मतलब है? है रैवेज खराब करना, रैवेज RAVAGE, बड़ी तबाही, ठीक है, तबाह करना, खराब करना। तो ये जो है ही विच इज, वो जो है वो चाहता है कि नींद जो है टू कम हिम, वो जो है एक ऐसी जो है जादू का ऐसा कोई असर उस पर करे, उसको तन्हाई में, उसको आइसोलेशन में, पीस में उसको ले दे जहाँ पे उसकी खुशियाँ खराब ना हो। ही विशेस सलीम टू कम टू हिम, वो चाहता है कि नींद उसके पास आए, एंड लेट नॉट एनी हॉलो कॉन्शियस एंटर इनटू इट, और किसी किस्म कॉन्शियस होता है बाखबरी, और जब इंसान नींद से जाग उठता है तो वो कॉन्शियस हो जाता है, बाखबर हो जाता है। तो हालो जो है ये वैसे तो होती है खोखली सी, यहाँ से मतलब है फजूल सी किसी किस्म की जो फजूल सी खबरदारी यानी होश है, उस वो उसके जो है उसके पीस को खराब ना करे। लेट इट टू बी क्लोज्ड लाइक कास्केट, वो नींद को कहता है कि उसके उसको उस यानी जो कास्केट है, जो संदूकचा है उसमें, लेट इट बी नॉट हॉलो इनसाइड लाइक अ मोल्स बरो, ये आगे शायद लाइनों में से लिया गया है। मोल होता है वो चूहा सा होता है, ज़मीन में सुराख करके उसमें घुस जाता है। तो वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी के संदूकचे में किसी भी तरह से कोई परेशानी दाखिल ना हो। इसमें लाइनों की तरफ दोबारा आना चाहिए। टर्न द की डेफ्टली इन द ऑयल्ड वार्ड्स, हाँ, वो कहता है कि मुझे जो है एक नींद की वादी में ले जाओ, मुझे सुकून वाली दुनिया में ले जाओ और वहाँ पे बंद कर दो, ताकि बाहर से कोई चीज़ है, यानी मुझे मेरी रूह के संदूकचे में बंद कर दो, यानी जहाँ पे सुकून है, पीस है, और बाहर की कोई चीज़ें हैं, कोई खबरदारी यानी होश की कोई जो बात है जो डिस्टर्ब करने वाली है, वो उसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना करे और वो आराम से सो सके और खुशियों से आज़ाद होने की सर जो ये दो कैफियत है उससे पैराग्राफ लुत्फ़अंदाज़ हो जैसे सके। दो लाइंस हैं, जी बेटा, हाँ। जैसे ऊपर दो लाइंस हैं, हाँ। तो हम इसको दो पैराग्राफ्स करके एक्सप्लेन कर सकते हैं या दो पैराग्राफ्स बना ही नहीं बेटा सकते हम? एक ही पैराग्राफ बनाना है, ना तो कॉन्टेक्स्ट में दो बनाने हैं, ना एक्सप्लेनेशन में दो बनाने हैं, ठीक है। आप ये ज़हन में रखें, 2 मार्क्स इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, शायद एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स हों, ठीक है। तो आपने जो है इतना ज़्यादा नहीं लिखना जी। होता, ये जैसे ये पोएम है ऐसे में ये जो एक्सप्लेनेशन इसने दी है ये दरअसल कॉन्टेक्स्ट है। द पोएट इज टायर्ड ऑफ केयर्स ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह, ये सारा जो है ये एक्चुअली ये कॉन्टेक्स्ट है। और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें उसने सारी पोएम का जो है वो मुख्तसर सा उसने तारफ़ करा दिया है। तो कॉन्टेक्स्ट रियल मायनों में ये वाला पैराग्राफ है, और आगे जो है इन द गिवन लाइन्स ये जो है ये एक्सप्लेनेशन है। आपने जो एक्सप्लेनेशन में लिखना है वो ये वाला पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ये वाला जो ये जो पैराग्राफ है ये तो जी। सीधा सीधा कॉन्टेक्स्ट नजर आ रहा है, लेकिन उसने उसका एक्सप्लेनेशन में डाल दिया। यहाँ पे हमारे यहाँ ये आम आम जो है वो यूँ समझे कि
एक फैशन चल निकला है। कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये बताना होता है कि ये लाइनें जो हैं किस सिचुएशन से ली गई हैं, तो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट 2-3 लाइनों का ही होता है, लेकिन 6-7 लाइनों का वो लिख देते हैं ताकि ज़्यादा मार्क्स मिलें। और इस तरह से एक्सप्लेनेशन भी जो है हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। 2 लाइनें उन्होंने दी हैं, 2 लाइनों की 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दें, 5 में कर दें, 6 में कर दें, 7 में कर दें। अब उसमें इतनी ज़्यादा लाइनें लिखने की क्या ज़रूरत है? अगर इतना लिखेंगे तो हमारा कोई क्वेश्चन जो है वो मिस हो सकता है। ठीक है? आप ये कोशिश जी करें कि आपके जो 100 वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए, और जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप 75 वर्ड्स दें, और बाकी जो है वो तो रेफरेंस है, वो तो सिंपल है, पोएट का नाम लिखना है, पोएम का नाम लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद है यह स्टे दाउ इम्परफेक्ट स्पीकर टेल मी मोर, मुझे हाँ रुको मुझे और बताओ, ये शायद तितली वाली बात है। ठीक है। दी साइनल्स डांस आई, नहीं कुछ और है भाई। ये तो प्ले में से है शायद। हाँ, ये जो है ये वो जो है शायद मैकबथ जो है वो बातें कर रहा है। ठीक है। इम्परफेक्ट स्पीकर वो जो चड़ेलें थी उनसे बातें कर रहा है, जिन्होंने उसको कहा था कि तू बादशाह बनेगा, और बैंकों से ये कहा था कि उसके बच्चे बादशाह बनेंगे, लेकिन वो खुद नहीं बनेगा। ठीक है। तो अभी वो मजीद उससे बातें पूछना चाह रहा है कि जी और उसके पास चड़ेलों के पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो वो जो है वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो वो चूँकि कमांडर है वो उनको ऑर्डर करता है, कहते स्टे रुको, यानी तुम इम्परफेक्ट स्पीकर्स, यानी उनकी जो शेप है चड़ेलें जो हैं उनकी परफेक्ट शेप नहीं है, वो इम्परफेक्ट है। इसमें हमें पता चलता है नीदर दे आर मैन नीदर वो मैन। तो ना तो एक वो उनको कहता है कि तुम्हारी शक्लें तो औरतों जैसी हैं, लेकिन उन पे मूछें दाढ़ी होगी हुई है, तो ये जो है उनकी जो जो शेप है तो दैट इज इम्परफेक्ट। तो स्टे यू इम्परफेक्ट स्पीकर टेल मी मोर, मुझे मजीद बताओ। माई साइनल्स डेथ्स आई नो आई एम थेन ऑफ ग्लैमस। ठीक है। ये साइनल जो है ये पहले जो था ये थीम ऑफ ग्लैमिस था। ठीक है। ये मर गया हुआ है। ठीक है। और उसको ये तो जी पता है इसके मर जाने से मैकबथ को थीम ऑफ ग्लैमिस बना दिया गया है। बट हाउ ऑफ कॉडोर, तो जो डनकन जो था इसका जो कज़न था, वो जो बादशाह था, वो उसका टाइटल ये था यानी थेन ऑफ कॉडोर। तो वो उनको कहता है कि ये कॉर्डर का ये तो मर गया, ये साइनल्स था वो तो मर गया, और वो तो समझ आती है कि वो थेन ऑफ ग्लैमिस बन जाएगा, लेकिन ये जो थेन ऑफ कॉर्डर कैसे बनेगा, क्योंकि उसका तो बादशाह भी जिंदा है। ठीक है। तो ये जो है वो ये कैसे होगा मुमकिन। तो ये लाइनें जो हैं ये इसमें वो चड़ेलों से वो खिताब कर रहा है वगैरह जो है। These lines have been taken from the play Macbeth by William Shakespeare. Context में ये है these lines are spoken to Macbeth in Act 1, Scene 3 in the play Macbeth सर, by सेन William। ऑफ ग्लैमिस का क्या मतलब है? टाइटल है बेटा उनके जो है, जैसे हमारा वजीर आजम होता है और फिर वजीर आला होता है, इस तरह से यूँ समझे कि उसको ये वजीर आला बनने का टाइटल तो उसको समझ आ गई थी। ठीक है। कि वजीर आला मर गया, लेकिन वजीर आजम कैसे बनेगा, वजीर आजम तो भी जिंदा है, इस तरह का कोई टाइटल है। उस जमाने में वजीर आला और वजीर आजम हाँ नहीं होते थे, बल्कि ये जो है एक बादशाह होता था, और यूँ सर, समझे कॉर्डोर का क्या मतलब है? गवर्नर वगैरह जो होते हैं, ये कॉडोर जो है जगह का नाम है। ठीक है। या कोई टाइटल वगैरह ठीक है। होगा। ठीक है। मेरे ख्याल में यह जगह का नाम है। तो वो जो है जैसे पंजाब का एक वजीर आला है, गवर्नर हैं, इस तरह के जो टाइटल होते हैं, तो वो कह रहे हैं ये समझा मैंने। हाईएस्ट टाइटल है। ठीक है। ये थेन ऑफ कॉर्डर जो है यहाँ पे हाईएस्ट टाइटल है। तो वो जो कहता वो कैसे बनूंगा, वो तो मुझे समझ आती है कि ये मर गया, गवर्नर मर गया तो मैं गवर्नर बन जाऊंगा, लेकिन बादशाह कैसे बनूंगा, ये कह रहे हैं। So these lines have been taken सर, from ये the कॉर्डोर प्लेस का नाम नहीं है, मतलब ये भी एक टाइटल है? टाइटल है, या स्टेट होगा, कोई इलाका होगा। ठीक है। जी तो आप यहाँ इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आसानी से मिल जाएगा। ये थेन जी ऑफ ग्लैमिस क्या है और कॉडोर क्या है, या थेन ऑफ कॉडोर। ठीक है। ये दोनों को जिस तरह जी से सर्च कीजिएगा मिल जाएंगे, रेफरेंस मिल जाएंगे। So these lines have been taken from the play Macbeth by William Shakespeare। Context में वो कहता है कि एक्ट 1 सीन 3 से लाइनें ली गई हैं। मैकबथ जो है ऊपर हो तो गया है, विलियम शेक्सपियर से लिया।
मैकबेथ एंड बैंको, हाँ यहाँ से ये शुरू होता है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। मैकबेथ एंड बैंको आर राइडिंग व्हेन दे केम अपॉन थ्री विच इज, यानी वो अपने घोड़ों पे बैठे जो हैं वापस मैदान जंग से आ रहे हैं, जंग जीते हुए हैं, और जंग खत्म हो चुकी है, और वो जो है वहाँ पे वो आते हैं। इसको कैसे सही करें भाई? अच्छा ये जो है, मुझे इसको, लेट मी सी दिस, सर ये वाला पेज नहीं है, थर्ड नहीं है, मैकबेथ वाला नहीं था। बाद वाला पेज, एक मिनट एक मिनट, ये मैकबेथ वाला पेज नहीं था, ये उससे नेक्स्ट पेज है। 106 हमने पढ़ना है, 107 था ये। अच्छा चलें मैं फिर देखता हूँ, ये वाला पढ़ना है। जी ये वाला पेज, जी अच्छा 106। चलें, तो विच इज जो हैं चटेले जो हैं उनसे वो बातें करते हैं, उनसे मुलाकात होती है। द विच इज, जी चटेले जो होती हैं मैकबेथ को बताती हैं दैट ही विल बिकम किंग, बादशाह बनेगा, एंड बैंको विल बी फादर ऑफ किंग्स, वो जो है उसके बच्चे बादशाह बनेंगे, वो यानी बादशाहों का बाप होगा। एज मैकबेथ हियर्स दिस, मैकबेथ जब ये सुनता है, ही वांट्स टू लर्न मोर, ही कैन नॉट इग्नोर द आइडिया ऑफ हिम, वो इस बात से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उससे जो तो इक़्तिदार यहाँ है। पे लिखा हुआ तो बैंको, बैंको विल बी द फादर ऑफ किंग्स, हाँ, वो उस यानी इसका इसका क्या मतलब मतलब, उससे तो बच्चा नहीं बनना इनडायरेक्टली है। है उसके बच्चे बादशाह बनेंगे ना। बैंको जी बैंको चड़ेलों से पूछ, वो बैंक चड़ेलों ने मैकबेथ को बताया कि वो बादशाह बनेगा, ठीक है। बैंको कहता है मुझे भी बताओ मैं क्या बनूंगा, तो वो कहती है तू कुछ नहीं बनेगा, तेरे बच्चे बादशाह बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो दो जी दो जो हैं, वो जो जर्नैल जो थे, जो कॉमरेड थे, वो जो साथी थे, उनमें आपस में एक दुश्मनी का बीज बो देती हैं ये कह के। तो हालांकि ये उनका फास्ट प्रॉमिस था, बैंकों के जो बच्चे हैं वो बादशाह नहीं बनते हैं। अच्छा, एज मैकबेथ हियर्स दिस ही वांट्स टू हियर लर्न मोर, वो लर्न यहाँ पे पूछना चाहता है, जानना चाहता है, वो मजीद जानना चाहता है। ही जी कैन नॉट इग्नोर द आइडिया ऑफ हिम बिकमिंग द किंग, वो जो है बादशाह बनने वाली जो बात है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बिकॉज ही वॉज नॉट द नेक्स्ट इन लाइन, क्योंकि अभी उसकी बारी तो आई नहीं थी, बादशाह तो भी जिंदा था, तो वो बादशाह कैसे बन जाएगा भाई। तो वो ये आइडिया पूछने वाला था, वो उनसे कुछ मजीद पूछना चाहता है कि ये कैसे है। एज द विच इज टेल हिम, विच इज उसे बताती हैं, ही रियलाइजेज, वो महसूस करता है दैट ही मस्ट किल दी किंग डनकन, यानी इनडायरेक्टली चिड़िलें जो उसको आइडिया दे देती हैं कि ऐसी सिचुएशन बनेगी कि किंग डनकन को कत्ल करने का उसको मौका मिलेगा, इन ऑर्डर टू बिकम किंग, बादशाह बनने के लिए यानी लाजमी है कि डंकन किंग जो है वो मर जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। इन दिस पॉइंट ऑफ प्ले, यानी इस मौका पे, इस प्ले जब इस पॉइंट पे पहुंचता है, मैकबेथ इज नॉट येट सीरियस अबाउट किलिंग डनकन, मैकबेथ जो है वो खुद खुद से कि जो है नहीं जो है उसको डनकन को नहीं मारना चाहता है, बट येट ही इज टॉइंग विद द आइडिया, लेकिन फिर भी आइडिया जो है उसने अपने दिमाग में इसको बसा लिया है, ठीक है। खिलौना सर समझ, टॉइंग का क्या मतलब, टॉइंग होगा खेल खिलौना, रहा है। टॉइंग तो टॉय खिलौना होता है, तो ये कोई वर्ब नहीं है, पहली दफ़ा मैंने इसको देखा है, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा है टॉइंग मतलब अभी। उस आइडिया के साथ खेल रहा है। हाँ, उसको उसने रख लिया है अपने पास जो है। कोई भी मीनिंग ही नहीं है, खेल तमाशा जो है वगैरह जो है। तो मुझे हैं उसने ताहम ये आइडिया जो है उसने अपने पास रख लिया है, महफूज कर लिया है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक्सप्लेनेशन बहुत लेंथी उसने दे दिया है, इतनी लेंथी कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन द गिवन लाइन्स मैकबेथ इज क्वेश्चनिंग द थ्री विच इज हु हेल हिम एज थेन ऑफ कॉडर, वो एंड किंग, वो जो है क्या बनेगा, थेन ऑफ कैडोर बनेगा और किंग बनेगा। मैकबेथ इज प्रेटी मच सर हेल का आस्किंग, क्या मतलब, क्या बेटा? हेल का क्या मतलब, हु हेल हिम एज, हेल वेलकम, हेल का मतलब है उसको दिया वेलकम करती हैं, चिड़ैल ने मैकबेथ को वेलकम करती हैं जी और उसको ये खबर देती हैं कि वो बादशाह बनेगा, ठीक है। थेन ऑफ कॉडोर बनेगा और बादशाह बनेगा। मैकबेथ इज प्रेटी मच आस्किंग द विचेस, मैकबेथ जो है उनसे बहुत बातें पूछना चाहता है।
that why should he believe their prophecies, के क्या रीज़न है, क्या जो है सबूत है इस बात का कि वो उनकी बातें माने। They said that जी he would be Thane of Kador, वो चड़ेलें कहती हैं कि वो Thane of Kador बनेगा, Kador बनेगा। But the Thane of Kador is alive, लेकिन मसला ये है कि वो जो है वो उसका जो गवर्नर है वो तो जिंदा है, तो वो कैसे बनेगा। He got his title of Thane of Glamis upon the death of someone named Senal। अब एक बात तो उसको समझ आ गई है कि यानी उसको ये जो थेमिस ग्लैमिस का जो है उसको थेन बना दिया गया है, यूँ समझे कि एक काइंड ऑफ गवर्नर समझ लें, कोई टाइटल है उनका, तो वो बना दिया गया है क्योंकि वो पहले वाला जो है जो गवर्निंग कर रहा था वो तो मर गया है, तो इसलिए ये बात तो समझ आती है कि वो ये बन गया है या वो बन सकता है। लेकिन ये जो है कॉडोर का जो है गवर्नर बादशाह वो तो जिंदा है, तो ये हाउ इज दैट। एंड if he cannot be Thane of Cawdor, अगर वो नहीं बन सकता, how can he believe that he will be king, तो फिर अगर वो जो है यानी Thane of Cawdor नहीं बन सकता तो वो किंग कैसे बन सकता है। ठीक है, ये कोई होगी सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होगी Thane of Cawdor। तो वो कहते हैं अगर वो नहीं बन सकता तो उसके बादशाह बनने के इम्कान कैसे हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो वो उससे मजीद बातें पूछना चाहता है। आज समय ये ख़त्म हो गया भाई, यहाँ से एक्सप्लेनेशन यहीं तक है। अच्छा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैसेज फ्रॉम मैकबेथ as it not only foreshadows what will happen later। ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिंट मिलता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होने जा रहा है इन द प्ले, but also because it demonstrates that he is interested in becoming a king। इससे हमें यह भी पता चलता है मैकबेथ जो है वो इस बात की ख्वाहिश रखता है कि बादशाह बन जाए। He does not simply dismiss what the witches are saying। वो जो विचेस उसको कह रही हैं वो इस बात को रद्द नहीं करता है। ठीक है, उसको रेजिस्ट करना चाहिए था, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी या उनको फाइट करना चाहिए था क्योंकि वो बादशाह के खिलाफ बोल रही थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता बल्कि उनकी बातों में दिलचस्पी लेता है। तो दैट मीन्स कि उसके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो बादशाह बने। एज नॉनसेंस, जी वो इसको नॉनसेंस, ये बात जो उन्होंने की थी चड़ेलों ने नॉनसेंस कह के इसको ओवरलुक कर सकता था, छोड़ सकता था, लेकिन वो उससे चिमटता है तो इसका मतलब है ही हैज इंटरेस्ट बट थिंक्स अबाउट इट। ही क्वेश्चंस देम एंड वांट्स टू नो मोर, वो मजीद उनसे जानना चाहता है। Things have a way of turning out so badly. I don't believe that I would play the Victoria। ये मेरे ख्याल विक्टोरिया। में ये है, these lines have been taken from the play and the Glass Menagerie and the Tennessee Williams। तो उसमें से ये लाइनें ली सर गई ये हैं, पता नहीं कहाँ से हैं। विक्टोरिया का क्या मतलब है? किसका बेटा? विक्टोरिया। विक्टोरिया आई प्ले वुड प्ले ऑफ द विक्टोरिया। वे विक्ट्रोला नहीं है मेरे ख्याल में, विक्टोरिया होगा, विक्ट्रोला ही है शायद। अभी देखते हैं, प्ले विक्ट्रोला। विक्ट्रोला नहीं, कोई खास वर्ड नहीं है, विक्रोला ऐसे उन्होंने लिख दिया है। ये एक सूरत सोच पिघल, ये कोई आला है, कोई चीज़ है, कोई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक साउथ पुकार आला, ठीक है, कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से कोई आवाज़ निकलती है, ऐसा कुछ लिखता है विक्ट्रोला। हाँ जी, ये जो है हम देखते हैं इसको। द प्ले द वुड दैट आई सर वुड अजान प्ले हो रही द, है, अजान की हाँ बात करें कंटिन्यू। इंस्ट्रूमेंट है बेटा ये, कोई जो है जैसे वो, होते हैं क्या पियानो वगैरह, जो इस तरह का कोई विक्ट्रोला कोई इंस्ट्रूमेंट है, इसको प्ले करते हैं। अजान हो रही है। जी सर।